साथ हैं आरफ हमीद भट्ट साहब, आज इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ खबरों का जिक्र कर लेते हैं, फिर डिस्कशन खोलते हैं। GHQ ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ख़त लिखा है अरशद शरीफ साहब की हुकूमत, अरशद साहब की जो शहादत है उसकी तहकीकात के हवाले से उन्होंने हुकूमत को कहा है कि ये ख़त लिखा जाए कि आराइयाँ ख़त्म कर दी जाएँ और ये पता किया जाए कि उनको बाहर जाने का मशवरा किसने दिया था। जबकि इमरान खान कहते हैं कि अरशद शरीफ की जो वाक़या है ये टारगेट किलिंग थी और जो है उन्होंने ख़ुद कहा था कि वो यहाँ पे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, मगर ज़िंदगी बाहर जाकर भी ना बच सकी। इसके अलावा बाद में सियासी कुछ खबरें करेंगे। लॉन्ग मार्च के अलावा तहरीक इंसाफ के पास कौन सा ऑप्शन मौजूद है, मगर जो सबसे यानी अरशद शरीफ साहब की इस खबर के बाद जो अहम खबर है वो ये है कि 600 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा है, ये कह रहे हैं हम नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे। और सेकंडली ये कि कहीं से पैसे नहीं मिलने की खबरें आ रही हैं, ये खबरें गलत हैं, ये सही हैं, मगर अब तक तो ये है कि वहाँ किसी अहम बंदे से बात ही नहीं हो सकी और आलमी मालियाती इदारों के जो है कुछ दूसरे दर्जे के अफसर मिले हैं उनको, वेयर एज़ सऊदी अरब और कतर से भी अभी कोई अच्छी खबर ऐसी नहीं आई। तो वो उस महारत और हुकूमत का हम इंतज़ार कर रहे हैं जो माशाल्लाह इनके साथ एसोशिएट की जाती है, ख़ासतौर पर मीडिया में। भट्टी साहब हजूर ये फरमाएँ कि GHQ ने एक रद्दअमल भी दिया है और साथ ख़त भी लिखा है गवर्नमेंट को कि जी उनकी मौत की तहकीकात करवाई जाए और ये पता किया जाए कि उनको बाहर जाने का मशवरा किसने दिया था या मजबूर किया था। तो बाहर जाना या ना जाना तो अलग बात है, पहली बात तो ये कि भाई ये बेहमाना हरकत किसने की और क्या ये वाकई टारगेट किलिंग थी, ये तय करे गवर्नमेंट। आपका क्या टेक है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, शहीद अरशद शरीफ, मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूं, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा सहाफ़ी, एक मुल्क की मट्टी का आशिक, लैंड माफिया से गिन खाने वाला, करप्ट लोगों से नफरत करने वाला, मुल्क पे जान नसावर करने वाला, जिसकी जिंदगी का मकसद सच्चाई की तलाश रहा, चाहे कोई भी अदवार हुआ, कोई भी हुकूमत हुई, कोई भी हाकिम वक्त हुआ, मैंने उसको गरीब परवर पाया, इंसान दोस्त पाया। वो सहाफी से बहुत बड़ा इंसान था और इंसान से बहुत बड़ा सहाफी था। पहले तो मेरी एक गुजारिश है, आपको पता है कल मैं प्रोग्राम में नहीं बैठा, परसों रात जिस दिन उसको शहीद किया गया उससे पहले मेरी उससे 42 मिनट बात हुई। काजी साहब, जब जो मुल्क पे जान निछावर करे, आपके अदारों पे जान निछावर करे, भारत जैसा वैशी मुल्क में बम गिराए, तो सबसे पहले अरशद शरीफ पहुंचे। पाक फौज की फ्रंट लाइन पे जब बारूद चल रहा हो तो सिपाहियों के साथ सीसा पलाई हुई दीवार बन के उनके हौसले बढ़ाए। पाकिस्तान में उसको जिंदा नहीं रहने दिया जब वो बोल सकता था। तो जब वो दुनिया फानी से रुखसत हो गया, वो माल के हकीकी के पास चले गया, तो उसको इजाजत दे दी पाकिस्तान आने की। अरशद शरीफ सोचे तो सही, क्या खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे वो मुल्क दुश्मन था, क्या वो दहशतगर्द था, क्या वो करप्ट था, क्या वो मुल्क के अदारों से मुझसे और आपसे 100 गुना ज्यादा इश्क नहीं करता था? शहीद का भाई, शहीद का बेटा। और मैंने हर वक्त उसे मुल्क से मोहब्बत में देखा। मेरी ख्वाहिश थी कि जिंदगी में वो किसी की बुराई करे। क्या कसूर था? पाकिस्तान की सरजमीन के नीचे आपने पूरी पाकिस्तान में आग बना दी उसको पांव रखने के लिए। वो मुल्क छोड़ गया, क्या करता? मुझे बताए ना, जब मुझे आके कोई इतला दे कि तुझे कोई मारने आ गया है, तेरी जिंदगी को खतरा है। जी बिल्कुल, उनको जब इस तरफ से दुबई चले गया, दुबई गया तो दुबई अगले दिन हुकूमत पाकिस्तान चले गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खान साहब ने अरशद शरीफ, मैं ये कह रहा हूं साहब, अरशद शरीफ किसी भी 22 करोड़ आवाम से इश्क करने वालों से ज्यादा इश्क करता था
इस मुल्क के इदारों से, इस मुल्क की कौम से। हाँ, बेशक वो बेशक नापसंद करता था करप्ट लोगों को, माफिया को, जो लोग मुल्क को लूटते थे। वो आरा हमीद भट्टी भी होता था, प्रोग्राम में मेरी उसकी आर्गुमेंट होती थी। यार उसकी तो जिंदगी सारी सच की तलाश में गुजर गई। और बताएं, जब वो बोल सकता था आपने पाकिस्तान नहीं रहने दिया, जब वो लाहद में चले गया, कब्र में जा रहा है, तो आप बयान दे रहे हो कि यार इसे पाकिस्तान आने दिया जाए। यार क्योंकि अब वो बोल नहीं वो सकता, तो उसका, क्योंकि वो अपनी आप भी थी, बता नहीं सकता। भट्टी साहब बात ये है कि हाँ, आपके जज्बात को मैं समझ सकता हूँ। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि आज एक अरशद शरीफ नहीं गया, 22 करोड़ आवाम मरी है, क्योंकि वो 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा था। बिल्कुल सही है। और हर उसने आदमी, कौन सी सियासी जमात पर तनकीद नहीं की। काजी साहब, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जिस करम में मैंने रहना 42 मिनट की गुफ्तगू में टीवी पे नहीं कह सकता जिस दिन उसे शहीद किया गया, एक दिन पहले। ठीक है, मेरी समझ में नहीं आती उसे मुल्क से इश्क करने की, मुल्क के इदारों से इश्क करने की। मैं हल्फन कहता हूं फौज से इश्क करता था, वो फौज से इश्क करता था, पाकिस्तान की मट्टी से इश्क करता था, पाकिस्तान के लोगों से बुरा सोचते ही नहीं था, वो बुरा कहते ही नहीं था, बुरा हाँ करता ही नहीं था। हाँ, करप्शन की फाइल उसके हाथ आती थी तो वो स्टोरी के पीछे दिन रात एक कर देता था, दिन रात एक कर देता था कि मैं इसकी एविडेंस लूं, मैं लोगों को बताऊं कि तुम्हारे असल कातिल कौन है। कातिल कौन होता है? जो आपके हुकूक खाता है। भट्टी साहब, हम तो यही चाह रहे हैं। मुझे अंदाज़ा है कल से आपकी जो हालत थी, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे। आपकी हमारी भी कुर्बत थी, आपकी भी कुर्बत है, रही बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा रही। और मेरे साथ भी मेरे कुलीग भी रहे वो एक और इदारे में, तो मैं ये समझ सकता हूँ, आपके जज्बात को समझ सकता हूँ। मगर एक बात तो है कि ना तो उनकी कुर्बानी रहेगा जाएगी, और ना ही जो है, और इंशाअल्लाह ताला जो जिस तरीके से बात आगे बढ़ रही है, बात खुलेगी। और आज के दौर में ये बातें छुपने वाली नहीं है। देखिए ना, इवन वहाँ से बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, वहाँ के अखबार लिख रहे हैं। अर्ज करता हूँ अदब एहतराम से, काजी साहब, मैं अदब एहतराम से अर्ज करता हूँ, अदब एहतराम से, मुझे इस मुल्क की मिट्टी में मरना है। मैं खुद लंदन गया, मुझे एक दोस्तों ने कहा कि वापस ना जाओ। मैंने कहा मैंने अपने माँ बाप मियानी साहब में दफन है, वहाँ अपनी जगह रख ली है, और उधर भी मेरी उससे बात हुई। काजी साहब, आपको नहीं पता कितना नुकसान हुआ, मुझे पता है उसके कातिल नहीं पकड़े जाएंगे। मेरी राय है, मेरी राय, हर आंख अशकबार ये मेरी राय है, मुझे गैब का इल्म नहीं। मेरी तो डीजी ISPR साहब ने लेटर लिखा है, उनसे मौतबाना गुजारिश है, खुदा के वास्ते आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आप हमारे इदारे हैं, आप हमारे लिए जानने देते हैं, आप हमें बताएं कि उसको किसने मरवाया, वो पाकिस्तान से गया क्यों, वो जब दुबई गया तो कौन उसके पास गया? आपके पास 48 घंटे हैं, उस वक्त उसका फोन खुला था, अरशद शरीफ का ऑन था, पाकिस्तान में कोई उससे बात कर रहा था। खुदा के लिए, ये जो भी है कातिल, खुदा के लिए इसको फैक्ट्स ले आए सामने। अरशद वापस नहीं आएगा, हम सब ने लौट के अब उधर जाना है। ये तो पूरी कौम का मुतालबा है। हम तो ये कह रहे हैं उसको किसने मरवाया, क्यों मारा, उसका कसूर क्या था? क्या वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करता था, मुल्क के दारों पे जान निछावर नहीं करता था? क्या खुदा ना खास्ता वो दहशतगर्द था? क्या वो किसी मुल्क दुश्मन ताकत का आलाकार था? नहीं, ये तो सोच मुझसे 1000 गुना ज्यादा दुनिया का कौन सा टफ एरिया है जिसको उसने कवर नहीं किया? मुझे एक बता दे, वजीरिस्तान हो, वाना हो। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, और ये सारा माहौल सोगवार है, पूरी कौम सोगवार है, और जो है पूरा मीडिया पे इवन आम लोग जो हैं, घरों में जो लोग बैठे हैं वो दुखी हैं। आप भी अल्लाह ताला सब्र दे आपको, उसकी वालदा को सब्र दे, जिसके बारे में कल मुझे मियाँ शाहिद साहब बता रहे थे कि वो एक सब्र की चट्टान की तरह हैं, सब्र के पहाड़ की तरह हैं, जिस तरह से उन्होंने ये मामलात देखे। बहरहाल हमें अब आगे भी बढ़ना है। ये भी मैं आपसे, मैं आपको एक अर्ज करने लगूँ, मैं जरा इस पर थोड़ी सी मुझे बात करने दे अदब एहतराम के साथ। मैं लास्ट टाइम जब आया इस्लामाबाद,
तो अरशद जा चुका था यहां से पाकिस्तान से, और साबर भी नहीं था। मेरा दिल नहीं लगा। मैंने उस वक्त ट्वीट किया कि जब दोस्त ना हो तो शहर बंजर लगता है। तो आज मैं किस हौसले से इस्लामाबाद आया हूं कि दोस्त मुल्क में नहीं, दुनिया में नहीं रहा। अगर ये कोई कहता है कि यार उसके कातिल बता दो कौन है, उसका जुर्म क्या है, तो इसमें कौन सी गुस्ताखी है? मुझे थोड़ा उसकी वालदा कल फरीहा इदरीस साहब उनके घर गई, वो कहती थी मैं तहज्जुद में आरिफ तुम्हारे और उसके लिए दुआ करती हूं। अब उस मां को कैसे जाके बताऊं कि तेरा बेटा जो मिट्टी से प्यार करता था, जो मुल्क से प्यार करता था, उसको पाकिस्तान में जिंदा रहते हुए रहने की इजाजत नहीं थी। उसको जब माल के हकीकी के पास चले गया तो तब पाकिस्तान आने की इजाजत मिली। क्यों? बहरहाल ये जो जवाब हमें हुकूमत से मांगने पड़ेंगे। बड़ी साहब, मैंने ब्रेक की तरफ जाना है कि ये जो केसेस बनाए गए, और जाहिर है जो हुकूमत वक्त है हम उसी से पूछेंगे ना कि ये कैसे बने, क्यों, और उसके बाद बात करेंगे। एक और भी 2 कमेंट ऐसे आए हैं जिस पे बहुत लोगों का दिल दुखी हुआ है, मगर जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो ये खान साहब की बात करेंगे कि उन्होंने भी इसको टारगेट किलिंग करार दिया है, क्यों, और उनके पास क्या कोई ऐसी मालूमात हैं। तो हम चाहेंगे कि वो मालूमात भी आवाम के साथ वो शेयर करें। और यही बात जो है हमारे जो अस्करी इदारे हैं ये कह रहे हैं कि जनाब इसकी तहकीकात करवा के जो भी लोग हैं उनको सामने लाया जाए, या इल्ज़ाम, और ये इल्ज़ाम तराशी ना हो, लेकिन मुजरिम का हमें पता ज़रूर चलना चाहिए, जो है जो जिसने ये एक इंतहाई भयानक और एक इंतहाई मकरूह अमल जो जुर्म किया है। ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और मज़ीद ख़बरों पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बाज़ अहम हलकों की तरफ से, जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से भी और ISPR की तरफ से भी कुछ मौक़िफ़, बल्कि कुछ चीज़ें सामने आई हैं अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से। पहले ISPR के देखते हैं, उन्होंने पहले इमरान खान साहब को सुनते हैं, फिर ISPR ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। अरशद शरीफ शहीद क्यों है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में है, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग जारी थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। अच्छा भट्टी साहब, ये तो इन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि टारगेट किलिंग की गई है। अब अभी तक तो खैर ये तो राय आ गई, इनका मौक़िफ़ आ गया। लेकिन अभी आप क्या समझते हैं कि क्या मौजूदा हुकूमत में ये एहलियत है कि वो इसकी, चूँकि अब 2 मुल्क इन्वॉल्व हैं, हर चंद के PM साहब ने बात की है वहाँ के जो हाईएस्ट ऑफिस से कीनिया में, तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत असल मुल्ज़िमों को सामने लाएगी या कवर अप करेगी? कैसा गुजारिश है, ये जो फरमा रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, यकीनन एक जब कोई भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। ये सच बात है कि इमरान खान को पता था। इमरान खान साहब ने उसको, एक उस वक़्त के वज़ीर थे, मैं उसको सलाम करता हूँ। 3 दफ़ा अरशद शरीफ को पहले भी गया, चले जा, वो नहीं गया। जब वो दुबई चले गया तो जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कुछ लोग मुबैना तौर पर जो इतला है, अब वो कुछ जाने वाला साथ इमानतें दे गया है, पाकिस्तान में फ़ोन कर रहा था और कुछ सुन रहा था। इमरान खान साहब ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसी ही इतलात हैं। किसने किया ये अल्लाह जाने या हुकूमत पकड़े, लेकिन मौजूदा हुकूमत अरशद शरीफ के कातलों तक नहीं पहुंचेगी। क्या सानिया मॉडल टाउन के मुल्ज़िमान पकड़े गए? जो दिन की रोशनी में, ये तो कीनिया में हुआ, जहां हम फैक्ट्स बयान ही नहीं कर सकते। बदकिस्मती है कि 90% पहले उसको हादसा करार दिया गया, फिर उसकी शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो हमें तो सानिया मॉडल टाउन को, जहां मॉडल टाउन लाहौर का सबसे, जहां आज मौजूदा वज़ीर आज़म रहते हैं, ये हुकूमत तो उस कातलों को नहीं पकड़ सकी। सानिया साहिवाल के कातलों को नहीं पकड़ सकी। ये तो दिन दिहाड़े
मरने वालों को नहीं पकड़ सकती। तो कीनिया में जहाँ मुख्तलिफ कहानियाँ आ रही हैं, मुख्तलिफ बातें आ रही हैं, क्या पकड़ा जाएगा काजी साहब? ये कौन पकड़ा जाएगा, कब पकड़ा जाएगा? लेकिन सिर्फ मैं गुजारिश करता हूँ, अरशद शरीफ, मेरी अपनी राय, जो मेरी बात होती है उसे मरवाया गया है। किसने मरवाया? ये ऊपर जो कायनात है ना, वो तो अपनी ज़िंदगी को महफूज करने के लिए उसे मजबूर किया गया, चले जाओ। उनमें मैं भी कहता था तू चले जा मुल्क से। 2 सालों से कादी साहब, ये तो वाकया अब हुआ ना, 4-5 महीने से उसकी ज़िंदगी मुश्किल में आई थी बेचारे की, उस जनती की। 2 सालों से मैं उसे कहता था यार वीज़ा लगा ले लंदन या अमेरिका का तो चलते हैं। 2 साल तो हमेशा उसका उसके साथी अली सारे, मैं कहता चलते हैं नहीं। तो आपको पता है दुबई गया तो उसे कहा गया मुल्क छोड़ दो, तो उसके पास लंदन और अमेरिका का वीज़ा नहीं था, क्योंकि वहाँ वो कहते हैं जी अपने मुल्क में जाके वीज़ा अप्लाई करो। अल्लाह करे कि हम कहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है कीनिया के वज़ीर आज़म को कि तहकीकात करो। नहीं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, आप पता करें कि उसने मुल्क छोड़ा क्यों। वो तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता था, मिट्टी का आशिक था वो, तो पाकिस्तान का आशिक था, वो तो फौज का आशिक था, वो तो इदारों का आशिक था। उसके कमरे में एक होती थी बुक, काजी साहब जब भी आया आईने पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान। वो आइन उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका, वो मुल्क से चले गया। अच्छा बट साहब, मैं अभी आपको इमरान तवक्को करते हैं, तवक्को ही कर सकते हैं हम, और हम तवक्को ही करते रहते हैं, और हमारी तवक्को हसरत से देखती रहती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। बहरहाल अल्लाह करे ऐसा ना हो। मगर सुनिए ज़रा इमरान खान साहब की मज़ीद कुछ शॉर्ट से मैं सुनवाता हूँ आपको। मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, मैंने उसको बताया। तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, ये वापस बुला रहे थे उसको। कोई इसलिए नहीं कि कोई जुर्म किया है उसने, इसलिए कि वो सच ना बोले, उसको वापस बुला रहे थे। जी, ये तो तकरीबन वही बात उन्होंने की है इमरान खान साहब ने, लेकिन वाज़े तौर पर तो कोई इसमें से ये तो हमें है अंदाज़ा हो गया आपके ही वाज अंडर थ्रेट। काजी साहब, ये बात मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म कह रहे थे, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। मौजूदा जो वज़ीर आज़म है, यकीनन मैं जितना मर्जी कर लूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उनके पास। उनके पास पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे हैं, उन्हें हर रिपोर्ट्स मिलती हैं। लातदाद दहशत गर्द जो दहशत गर्दी की गरज से आते हैं, हमारे इंटेलिजेंस अदारे उन्हें गिरफ्तार करते हैं, लाखों लोग महफूज हो जाते हैं। हमारी तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, खुदारा अरशद शरीफ को किससे खतरा था, कौन उसके जान के पीछे था, कम से कम यही हमें इंफॉर्मेशन ले दें। वो वापस तो नहीं आएगा, वो मां नहीं बेब लेगी, वो बच्चे इसका किसकी तरफ देखेंगे, वो मां सर पे प्यार किसको देगी, किसकी जिंदगी की दुआएं करेगी। वो तो तहज्जुद में दुआएं करती थी अपने बेटे के लिए। मुझे बताया ना वो किसकी दुआ करेगी कि अल्लाह मेरे बेटे को लंबी जिंदगी, सेहत वाली जिंदगी, मान वाली जिंदगी दे। आपने तो उससे उसका बेटा ही ले लिया। भट्टी साहब, मैं कुछ हम नहीं कहते किसने कत्ल किया, ये जरा नहीं कहते, लेकिन खुदारा असल हकायक लोगों तक ले आए। यही बात मेरे ख्याल में DGISPR ने भी कही है। उन्होंने किस अंदाज में कही है, जरा सुनते हैं, सुनाएं जी। अच्छा, इसमें उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि जो उन्होंने हमें बताया है उसके हवाले से कुछ गैप्स में उन्हें जो उनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ। बट साहब, मैं आज कुछ खबरें देख रहा था, दुनिया की बदनाम तरीन पुलिस जो है वो कीनिया की पुलिस है। थग्स हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो है वो टारगेट किलर भी हैं, और वो एक मतलब अजीब जुर्म का एक अमाजगाह वो बनी हुई है। आज ख़ुद उनके प्रेस ने बेशुमार जो कहानियाँ उन्होंने निकाली हैं अंदर से, उस बारे में उनसे बहुत सी बातें हुई हैं। मिसाल के तौर पर कि जब उन्होंने ये टारगेट वगैरह किया, तो वो जो ड्राइविंग सीट, गाड़ी रोकना चाह रहे थे वो, मगर वो ड्राइविंग सीट पे कोई गोली नहीं गई और वो अनस्केथ्ड रहा। वेयर एज
जो बंदा गाड़ी नहीं चला रहा था तो उसको मारने से गाड़ी कैसे रुकनी है? तो वैसे भी गाड़ी को रोक सकती थी अगर उसके करते। तो मुझे वो समझ में, ये सर्कमस्टांसेस मुझे समझ में नहीं आ रहे कि ये क्या हुआ। और उनको फिर ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा भट्टी साहब कि ये और भी बहुत से मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान का वीज़ा नहीं है, ज़्यादा पुरअमन है। सेंट्रल एशिया में, आज़रबाईजान में आपका वीज़ा लग जाता है और वहाँ क्राइम तकरीबन ज़ीरो है। तो ये बिकॉज हु गोडेड हिम टूवर्ड्स गोइंग दैट हेल, जो कि कीनिया एक हेल ही है मैं समझता हूँ। तो वो इस तरीके से बड़ा अफसोसनाक है। ISPR के जो DG हैं उनकी मैं एक और शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको, फिर आपका टेक लेता हूँ। अच्छा भट्टी साहब, ये तो इल्ज़ामात तो अब कभी हम तो किसी पर नहीं लगा रहे, मगर सवाल ये है, मगर एक सवाल तो उठता है, लियाकत अली खान से लेके आगे तक जितनी बड़ी असैसिनेशन हुई हाई प्रोफाइल लोगों की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, मैं बैठा था, रहमान मलिक साहब उस वक़्त वज़ीर दाखिला थे, तमीम इब्राहिम साहब भी मेरे साथ बैठे थे, एक और चैनल के मालिक भी बैठे थे। उन्होंने एक लंबी दास्तान गम सुनाई हमें और वो सीधा हमें पकड़ के बैतुल्लाह मसूद की कब्र पे ले गए, भाई जी ये है। तो मैंने उनसे यही सवाल किया था, मैं क्या आपका मैंडेट भी था, आपको हुकूमत मिली कि आपने इसका इस मर्डर का या इस असैसिनेशन का आप कर भी सकते हैं या ये पार्ट ऑफ द डील? मतलब मैंने तो बात एक साफ़ी के तौर पे उनसे की। सवाल ठीक है, क्या सराहियाँ ख़त्म होनी चाहिए, ठीक वो कह रहे हैं, किसी इदारे पर इल्ज़ाम भी गलत अंदाज में नहीं लगना चाहिए अगर इल्ज़ाम गलत है। मगर सवाल ये है कि इस मुल्क में तारीख ही कोई नहीं है यार। अभी आपने कहा 14 बंदे दिन दहाड़े मारे गए, कहाँ पे? इस लाहौर मॉडल टाउन में। क्या हुआ? और वो कुछ छुपे हुए थे, साफियों को नजर, वो तो कैमरे पे हैं, तो उनके लिए तो वो नहीं सामने आए, तो बाकी क्या सामने आना जी। तो और एक माफी चाहता हूं, मैंने आपको रोका हुआ है सब। मैं एक चीज और सुनानी है आपको, एक चीज और सुनानी है, फिर आप बेशक लंबा बोलिएगा। सुनाइए जी भट्टी साहब, आपने सुना है कि इसको दुश्मन इसका फायदा बकौल इनके उठा रहे हैं। कायद साहब, DG ISPR साहब ने जो फरमाया, यही तो हमारे भी गुजारिश है, यही तो हमारी ही गुजारिश है कि सिर्फ उसका असल आना चाहिए। कौन है आपको पता है? वो पाकिस्तान में भी सेफ नहीं था, पाकिस्तान में मोबाइल कहीं रखता था, जाता कहीं था, आधे घंटे से ज़्यादा कहीं बैठता नहीं था। डू यू नो? आपको पता है उस पर कितने मुकदमात थे? आपको पता है वो शो में कभी किस गाड़ी में आता था, कभी किस गाड़ी में आता था? यही तो हम DG ISPR साहब ने तो हमारे दिल की बात है। भाई आप हमारे इदारे हैं ना, आप हमारे हैं ना, हम आपके हैं, ठीक तो है। हम तो चाहते हैं कि हकायक आए। पाकिस्तान में रहते हुए भी वो अपनी जगह नहीं बताता था, क्योंकि उसको यकीन था कि कोई उसके पीछे है। वो कौन है? इसी का तो एक सवाल है कि खुदा, चलें हम यही टेस्ट केस बना लें, शरीफ का जुर्म क्या था? भट्टी साहब यही टेस्ट केस मारना चाहता था। ये टेस्ट केस उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, हमें किसी को अदारों को ब्लेम नहीं देना। नहीं। हो सकता है किसी और ने फायदा उठाया हो, तो यही तो हम चाह रहे हैं कि इसका सच सामने आ जाए। चलें वो भट्टी साहब, पाकिस्तान में काजी साहब आखिरी 2 महीने अपने घर नहीं रहता था। एक दिन मुझे फोन आया, कहता मेरे घर लोग आए हैं। मैं थोड़ा सा काजी साहब कुछ, अच्छा भट्टी साहब, बहुत ज्यादा प्यार था, बल्कि मेरा नहीं, शायद वो तो कौम का हीरो था। देखें फिल्मों में ना कादी साहब हमेशा विलन मरते हैं, 22 करोड़ अवाम का हीरो मर गया, शहीद हो। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, 22 करोड़ अवाम का हीरो बिल्कुल हीरो है और सब लोग उसके लिए रो रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ असल उसको जिसकी वजह से उसने मुल्क छोड़ा, हाँ, क्यों उसको पाकिस्तान गैर महफूज उसके लिए था। लेकिन ये हम हुकूमत से सवाल करते हैं, वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, क्यों वो गैर महफूज था यहाँ? क्यों गैर महफूज था? और वो फिर देखें दुबई में। लेकिन भट्टी साहब एक जो ट्वीट आया है, कीनिया में काजी साहब माफी चाहता हूं, एक ट्वीट आया है, शहीद हुआ तो मुझे साउथ अफ्रीका से, काजी साहब सिर्फ 3 सेकंड, साउथ अफ्रीका से फोन आया। उन्होंने कहा यार उधर गया कि उधर तो $5000 दे के $2000 दे के लोग आसानी से बंदा मरवा लेते हैं। मैं क्या यार, वो खुशी से नहीं गया, वो शॉपिंग करने नहीं गया था, वो सैर करने नहीं गया था, वो तो मजबूरी में वहां ले गई, मजबूरी में गया, मालक का हुक्म आ गया। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, मैंने एक आगे बढ़ना है
और वो ये है कि आज एक बहुत कंट्रोवर्सी बनी और उस पर बहुत से चैनलों पे लोगों ने आके बात भी की। वो मरीम नवाज़ साहिबा की ट्वीट थी जो शायद यहीं कहीं होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे ये लिखते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर जो अरशद शरीफ के साथ हुआ वो हमारे लिए एक सबक है। तो ये इससे उनका क्या मतलब है? इस पर बड़ा बुरा रिएक्शन किया आया, लोगों ने खासा लिताड़ा इस ट्वीट को उन्होंने। आप कैसे देखते हैं कि क्या ये मौका था इस तरह की ट्वीट करने का? काजी साहब, मैं इस्लामाबाद आ रहा था तो मेरी कुछ थोड़ी देर के लिए, मैं 2-3 दिन से सोया नहीं था, तो आंख लग गई। मुझे किसी ने कहा, मैंने वो ट्वीट पढ़ने की हिम्मत नहीं की। मैं मरीम नवाज साहब से इतनी गुजारिश करता हूँ, दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। जब मोहतरमा कलसूम नवाज दुनिया से गई तो हम तो उनकी सेहत की दुआएं नहीं, करते उस हवाले से उनकी इनकी ट्वीट है, बीमार हुए तो हम उनकी सेहत की दुआएं करते थे। नहीं, ट्वीट है अरशद शरीफ साहब की जिसमें वो दुआ कर रहे हैं मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा की बीमारी के दौरान। ये मैं ही कह आप देख रहे हैं, उस वक्त मैं खुद एयरवाई का हिस्सा था। मैंने उसने 10 कहा कि हम उनकी जिंदगी की सेहत की करते थे। तो यार अरशद शरीफ पे मरीम नवाज साहब ने अपना गुस्सा निकाल दिया। भट्टी साहब मुझे जरा इजाजत दीजिएगा, निकाल दो, वो चले गया है। भट्टी साहब मुझे इजाजत दीजिएगा। अगर उन्होंने ऐसी किया, मैंने अभी ट्वीट पढ़ी नहीं कादी साहब, मैंने पढ़ी है, मैं अपनी गुजारिशत करूंगा, मैं पढ़ी है और मैं अल्लाह का वास्ता है भट्टी साहब एक मिनट, मुल्क दुश्मन नहीं है, मुझे पता है। आज ये पोर्ट्रेट ना करें आज हम इस मुल्क के दुश्मन हैं। आप बहुत जज्बाती हैं और मुझे समझ भी सकता हूँ, मैं भी जज्बाती हूँ, मगर मेरी जो सीट है ये मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं खुल के। मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं मरीम साहिबा से एग्री करता हूँ कि इसमें सबक है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साल ज़िंदगी से बेहतर है। और सबक क्या है? सबक उस पानी के शफाफ कतरे की तरह होता है जो आसमान से गिरता है। जब गलाजत पर गिरता है तो बदबू निकलती है, जब शफाफ ज़मीन पर गिरता है वो कतरा तो उजली मिट्टी सी खुशबू उभरती है। ये सबक इंसान के ज़र्फ़ पर होता है। मुझे याद है हम पढ़ते थे कि लखनऊ में कोई गंदी गाली नहीं थी कम ज़र्फ़ से ज़्यादा। जब कोई किसी को कम ज़र्फ़ कहता था तो लोग तलवारें निकाल लेते थे। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो ठीक कहती हैं, ये सबक अपने ज़र्फ़ के मुताबिक लेना है। और मेरा समझता हूँ मैंने जो सबक इससे सीखा है कि गीदड़ की 1000 साल ज़िंदगी से, किसी चोर की 1000 साल ज़िंदगी से एक शेर और एक आदमी की एक लम्हे की ज़िंदगी भारी है। एक मिनट जी काई साहब, 1 मिनट। शहीद अरशद शरीफ भी एनआरओ लेके चुप कर सकता था, उसकी तो जाती लड़ाई किसी जो सियासी जमात से नहीं थी, वो चुप कर जाता, वो ताकतवरों के खिलाफ ना बात करता, वो पनामा से लेके मनी लॉन्ड्रिंग तक और तोशाखाना से लेके हर केस पे ना डिस्कस करता। उसकी कौन सी जाती लड़ाई थी? वो तो इस मुल्क के लूटे हुए माल की बात करता था। मुझे बताए ना, अरशद तो आराम से एनआरओ ले सकता था, सिर्फ जुबान बंद करनी थी, खामोश रहना था, या हर ताकतवर के कसीदे पढ़ने शुरू कर दो। जो भी इख्तिदार में आए आप तो सब खुश हो जाएंगे, आपको कोई बुरा भला नहीं कहेगा। मरियम साहबा वो चले गया, लेकिन आपका ट्वीट जो मैं अभी पढ़ा नहीं, ये रहेगा तारीख में। अरशद जिंदा रहेगा, वो खामोश होकर भी बोलता रहेगा, लेकिन जिनके सीने में अल्लाह का खौफ है उनमें वो सुनाई देगा। लेकिन भट्टी साहब जिन्हें दुनिया की हवस लालच है, भट्टी साहब जो खरीदो फरोख्त करते हैं, जो लोग जो सजाओं से बचने के लिए गिव एंड टेक करते हैं, वो लोग जो भी थे, जो जुल्फकार अली भुट्टो की जो जुडिशियल मर्डर है उस पर बगलें बजाई, जो जुल्फकार अली भुट्टो की जो शहादत है जिस पे उन्होंने अपनी एम्पायरी की, और इस मुल्क का आज बेकारी बना के। अब हमने अगली खबर की तरफ आना है भट्टी साहब, टाइम कम है, ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम आएंगे और देखेंगे कि इंतहाई लायक और ये बड़े आला मईशतदान जिन्होंने एक चट्टान जैसी मईशत खड़ी की थी, वो 3.5 साल में रेत की ढेरें बना दी इमरान खान ने। और अगले जो 6 महीने इनको मिले हैं वो उसमें आज क्या हो रहा है, हर जगह से क्यों जवाब हो रहा है, या मैं गलत कह रहा हूँ? भट्टी साहब आपसे पूछूंगा, और अगर कोई इसे कंट्राडिक्ट करना चाहे वो भी करे कि ये दौरे में हमें कोई भीख मिल सकी या नहीं मिल सकी। बकौल आपके हम तो भिखारी हैं, तो कुछ हजूर आपने कुछ किया हमारे लिए या नहीं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब ज़रा थोड़ी पॉलिटिकल ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं।
तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है? कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों असम्बलियों या तीनों असम्बलियों से इस्तीफे भी दे सकते हैं, लॉन्ग मार्च की बातें भी हो रही हैं। इसके साथ साथ दूसरी तरफ से बात हो रही है जी एमरजेंसी, इकनॉमिक एमरजेंसी, क्या टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात हो रही है। कुछ लोग मार्शल लॉ की बातें कर रहे हैं जो कि अनकॉल्ड फॉर और फजूल बात ही मुझे लगती है। लेकिन ये कि यानी अमली तौर पर मार्शल लॉ की मैं बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आके लगाया जाए जिस तरह यहाँ लगते रहे, ऐसी तो कोई बात हमें नज़र नहीं आती। आप क्या देख रहे हैं कि ये इसको थोड़ा सा मैं सवाल को और कर दूँ कि पल्ले कख नहीं रहा जो ये आए थे ना इसहाक डार साहब, इस खबर में मैं बाद में तफसील दूंगा कि भाई यहाँ देर आर नो फ्री लंचेस, किसी पास पैसा शैसा कौन देता है। तो ये जिधर से चक्कर चुक्कर लगाए हैं उल्टा हमारा खर्च हो गया है, जो जहाज़ के पैसे हम देते हैं और जाके जो 5 स्टार होटलों में ये रहते हैं। तो भट्टी साहब क्या सिनेरियो बनता नज़र आता है सियासी तौर पर आपको अगले आने वाले दिनों में? ये 1-2 महीने चंद हफ्ते बताया जा रहा है बड़े अहम है भट्टी साहब। काजी साहब गुजारिश है कि मैं ये अहम आपने की, असल तो मुल्क की इकानमी है ना। मुराद सईद साबक वफाकी वजीर है, अरशद शरीफ शहीद के सिलसिले में उन्होंने हम पे एहसानात किया, हम उनके मकरूज हैं और कर्जा शहीद को भी माफ़ नहीं होता। मुराद साहब सईद साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब आगे बात कादी साहब, असल इशू ये है कि इस मुल्क को 50 साल से हर हुक्मरान ने खाया, इनके ज़ाती असासाजात बढ़ते गए, इनको लाया गया, ये कहते थे इमरान खान नहल है, नलायक है, उसको काम नहीं करना आता, उसकी वजह से इकानमी ज़मीन बोझ हो गई। उस नहल और नलायक बकौल इनके वो थे 150 रुपये पेट्रोल 230 पे चले गया, बिजली 50 से ऊपर चले गई, महंगाई 40 से 50% बढ़ गई। और मैं नहीं समझता कि इस रीजन में जो पाकिस्तान की अहमियत है, पाक फौज की वजह से पाकिस्तान आज सलामत है। तो मार्शल लॉ वाली ऑप्शन मुझे तो समझ में नहीं आती। हाँ, आने वाले दिनों में अगर ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया तो खुदा ना खास्ता इस मुल्क में किसी का भी खून बहे, वो खून पाकिस्तान का है। खुदा के लिए उसको बहने से रोक लें, खुदा के लिए दरमियान में सारे पॉलिटिशियन बैठे और एक मुश्तरका फैसला करें मुल्क के लिए, कौम के लिए। सारी उम्र आपने अपने लिए किया ना, एक फैसला ये भी करना है कौम के लिए, जो वो भी बेहतर हो। मेरी तो एक गुजारिश है बाकी मलक काजी साहब, अगर आप इसहाक डार साहब से तवक्को रख रहे हैं कि वो बेहतरी लाएंगे तो फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम बार बार एक सुराग से डसे नहीं डसना चाहिए, हमें भी अपनी इस्लाह करनी है। अच्छा भट्टी साहब, आप इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के हवाले से जुम्मे को उन्होंने करना है कुछ ऐलान, कुछ खबरें मिली हैं आपको? वो क्या ऐलान कर रहे हैं, क्या तरीक़ाकार होगा? उन्होंने कोई प्लान किया है? हुकूमत तो प्लान कर ही रही है, खंदकें खोद रही है और उसको एक कले में तब्दील कर रही है इस्लामाबाद को, या कर चुकी है। जी देखें काजी साहब, कभी भी ताकत से सच्चाई ख़त्म नहीं की जा सकती। हुकूमत को चाहिए, वो तो इस असम्बलियों को नहीं मानते थे, उनका राइट है, माने ना माने, कहते थे ये फ्रॉड है। तो भाई सियासतदान मिल के बैठो, साफ शफाफ इलेक्शन कराओ, या जो भी है इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाओ। ये मुल्क ना रहा तो आपकी शान व शौकत नहीं रहेगी, महलात नहीं रहेंगे। आप तो कुछ लोग मुल्क से बाहर चले जाएंगे जिनका अरबों रुपये प्रॉपर्टी है। तो काजी साहब, असल इशू महंगाई है, गरीब आम शहरी है जिसे तालीम नहीं मिल रही, जिसे सेहत नहीं मिल रही, जिसे रोज़गार नहीं मिल रहा, जो बिजली के बिल देने की वजह से खुदकशियाँ कर रहे हैं। खुदारा इन इशुओं की तरफ आओ, वो साफियों को मारने या जिंदा रखने से तुम्हें क्या मिलेगा? भट्टी साहब, ये तो मैं अब क्या करूँ, इस पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं और हमारा मेजर पोर्शन प्रोग्राम कैसी पे था, मगर मैं अब कुछ बातें आपको बताऊँ। IMF ने कहा है कि 600 अरब डॉलर रुपए के और टैक्स लगाओ, जो उन्होंने कहा है अब नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम रुक जाएगा उनका। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कहा है, कोशिश की है, डार साहब ने कहा है जी कि मैं मिला हूँ जो है जो एजेंसीज़ हैं, जो रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, जिसमें डिपेंड करता है आपको आपकी मैशत का बड़ा इन्हिसार है इस सारे इस बेहुदा निज़ाम में। तो वो उन्होंने कहा जनाब घर जाएँ, तशरीफ़ ले जाएँ, ये रेटिंग तो ऐसी रहेगी। फिर इन्होंने कहा कि जनाब हमें रुपया जो है उसको हम नीचे लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नो फ्लोटिंग होगा। और जाहिर है इससे पहले हाथ काट के हम देख चुके हैं, ये जो पिछले दौर में ये जो खान साहब से उन्होंने लेजिस्लेशन करवा ली थी, तो ये भी जवाबा हो गया हमें। अच्छा, अब बात जो आज मैं सुन रहा था, शहबाज राना एक अच्छा रिपोर्टर है, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ,
वो बता रहे थे कि कोई काबिल ज़िक्र बंदा नहीं मिला। मेरे ख्याल में सऊदी अरब में भी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि जी वहाँ को डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर मिले हैं, कतर में भी डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर मिले हैं। आज कोई एक और नहीं होनी थी, कल क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, इन्वेस्टमेंट जिस किस्म की सऊदी अरब करता है वो हमें अंदाज़ा ही है। तो यहाँ तो बात ये है कि वो जो सारा बयानिया बनाया गया था कि भाई ये नालायक लोग हैं, नाअहल लोग हैं, हम करप्ट हैं तो कोई बात नहीं, मगर हम बड़े अहल करप्ट हैं, ये नालायक किस्म के करप्ट हैं, हम लायक करप्ट हैं। तो हुआ क्या कि जो उसके इमरान के फिगर थे आखिर में 178 या 180 रुपये का डॉलर था, 6% ग्रोथ रेट थी, उसके बाद पेट्रोल और उसकी कीमतें वो नहीं बढ़ा रहा था, इन्होंने आके 3-4 महीनों में माशाल्लाह बुरकस निकाल दिया। ये इनकी लियाकत किधर चली गई है? वो साग डार साहब तो माशाल्लाह बड़े इकोनॉमिक विजिट हैं, तो ये सारा IMF की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला, ये दोस्त मुल्कों से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, चाइना जाते हैं तो अमेरिका से डर लगता है, मतलब जितनी हम ताकतवर हैं माशाल्लाह। तो ये भट्टी साहब ये क्या सिनेरियो बन रहा है? मुझे तो सियासत लगता है कहीं और निकल जाएगी और मैशत जो है वो सियासत को पांव तले रोन देगी। क्या लगता है आपको? काजी साहब, आपकी जान की कसम, सियासत मैटर नहीं करती, लोग ना बाहर आ जाएं। आप लोगों को जीने का, आप मौजूदा इसहाक डार साहब की बात करें, 3 दफ़ा तो ये इक़्तिदार में रहे हैं। इस मुल्क में कौन से सोने के दरख्त लगा दिए थे, हीरे के पहाड़ बना लिए थे। 91 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक बयान, मेरे पास आज भी कटिंग पड़ी है, उन्होंने कहा था मुझे एक दफ़ा हुकूमत मिल जाए तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। काजी साहब, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मुल्क को इन क्राइसिस से निकालने के लिए आए हैं तो फिर काइंडली जो नैब तरमीम हुई है उसमें किस किस को फ़ायदा हुआ है, किस किस के मुकदमा पिछले 6 महीने में ख़त्म हुए हैं और किस किस पर बने हैं, और आम शहरी की ज़िंदगी किस अजियत में गई है, इसका एक सर्वे खुद जाके करें। हर गली मोहल्ले में जाए, आप डिफेंस और गुलबर्ग ना जाइएगा, उसके साथ मुलक्का आबादियों में जाइएगा जहाँ एक घर में 6-6 लोग रहते हैं। खुदा के वास्ते इस मुल्क को उस तूफान सैलाब से बचाओ। जो गरीब आदमी आप अच्छा, लियाकत की एक और मिसाल लगेगा कि मेरी हक तलफी तुम करते रहे हो 50 साल से। एक जो लियाकत की मिसाल देने लगा हूँ, जो लैक साढ़े ने लैक, पहली बात तो ये कि मौसूफ जो है वो मईशतदान तो है ही नहीं, वो हैं क्या कहते हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 12 रुपये, फ़कत 12 रुपये के इलेक्ट्रिक कराची की बिजली में इजाफा हो गया है या हो रहा है या होने वाला है, ये तोहफा भी मिल गया। तो अब उन्होंने कहा कि जाओ वो जो कीमतें अच्छा पहले बढ़ा चुके हैं। अब मैं एक और भी खबर आपको दे दूं कि कुछ दिनों से जो ये कीमतें पेट्रोल की रुकी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने बढ़ानी कम थी, बढ़ा ज़्यादा दी थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं। तो अब इन्होंने तकरीबन 50-55 पे लेके जाना है जो लेवी है इस पर। तो मेरा मतलब है कि मुझे ये लगता है भट्टी साहब कि ये जितनी इन्होंने कहानियाँ बनाई हुई हैं कि हम अक्टूबर तक रहना चाहते हैं, तो ये अगर ये हरकतें अक्टूबर तक जाने की हैं इनकी, क्योंकि जिस तरह से अवाम का बुरकस निकल रहा है, खान साहब का लॉन्ग मार्च हो ना हो, अवाम का तो बोलो राम ये कर रहे हैं और अवाम रिएक्ट भी कर सकती है और उसका हक भी है। अगर आप उसकी जेब से अपनी किक बैक के पैसे निकालेंगे 1994, मैं अभी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये मुआहदे बाहर निकालें, हमारी बिजली के हर यूनिट में 60 से 70% इनकी किक बैक के पैसे ना हो तो मैं टीवी पे आइंदा नहीं बैठूंगा। तो ये ठीक करेंगे भट्टी साहब? काजी साहब, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करते, लेकिन अवाम ने मार्च किया ना, तो मैंने कहा बड़े बड़े महलात में महफूज रहने वाले। क्लोजिंग भट्टी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे एकदम से शार्प क्लोजिंग के लिए कहा, देखो क्लोजिंग के लिए मुझे कहा जा रहा है, आज दुख भी शेयर किया इस पूरी कौम के साथ, एक अपने प्यारे भाई का, एक बहुत आला हस्ती का। हम उम्मीद तो रखते हैं, कम ही रखते हैं वैसे उम्मीद इस हुकूमत से कि उसके कातलों को ये सामने लाएंगे, क्योंकि माजी में तो ऐसे नहीं हुआ, मगर उसका ये शहादत रायगान नहीं जाएगी। इंशाल्लाह इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।